एक बड़ा सवाल है जो हम शुरू से पूछते रहते हैं कि आखिर जम्मू को ही क्यों भुगतना पड़ता है, जम्मू की बात करने वाले को ही क्यों भुगतना पड़ता है। जब भाजपा सत्ता में आई केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रदेश में, ये माना गया कि अब कुछ बदलाव होगा, लेकिन प्रदेश से यूटी में तब्दील हो गई जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी भी ऐसा मानना पड़ रहा है कि जम्मू की आवाज़ बुलंद करने वाले को भुगतना पड़ता है। एक सबसे पहला उदाहरण हम इस समय, कई उदाहरण पेश कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में एग्रीकल्चर जो टेक्निकल एसोसिएट्स हैं उनको रोजगार दिया गया था और ये आयत किया गया था कि जम्मू कश्मीर में विकास किया जाएगा एग्रीकल्चर का। लेकिन आलम यह हुआ कि समय के साथ साथ जो कश्मीर में एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स लगे हुए थे उनकी प्रमोशनें भी हो गई, लेकिन जम्मू के वही टेक्नोक्रेट्स जो कि कश्मीर में उनकी पदोन्नति हो गई, यहाँ के अभी भी इंतजार कर रहे हैं। क्या वजूहात थी, क्यों उन्हें डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रही है, इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है भाजपा के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। अभिनव जी, आपका स्वागत है। अभिनव जी, पहला टॉपिक यहीं से शुरू करेंगे कि जो टेक्निकल एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स थे उनकी कश्मीर में प्रमोशंस हो चुके हैं, लेकिन जम्मू में अभी तक नहीं हो पा रही। क्या टेक्निकल वजूहत क्या है? क्योंकि मुझे ये पता चला कि उनकी एसोसिएशन और प्रधान जो है वो आपके पास भी अप्रोच किया उन्होंने कि हमारी जो प्रमोशनों को लेकर बीजेपी में आवाज़ उठाएं, क्यों नहीं हो पा रही? देखिए अमित जी, ऐसा है, जो प्रमोशंस होती हैं हर एक डिपार्टमेंट में उसके लिए रूल्स बने हैं 2005 में। उनको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी रूल्स 2005। ओके। उन रूल्स के अंडर जो मेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, इनको साल में 2 बार डीपीसी करनी पड़ती है नॉन गेस्टेड पोस्ट की, और गेस्टेड पोस्ट की डीपीसी पीएससी के साथ कंसल्टेशन में होती है। अब हुआ ये लोग हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स, जिनको आप एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स बोल रहे हैं। इनकी नेक्स्ट प्रमोशनल पोस्ट थी जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जो यूटी काडर की पोस्ट है। अब चाहिए ये था कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, क्योंकि 2 मेजर हेड्स हैं, एक कश्मीर में है, एक जम्मू में है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एक है। तो नेक्स्ट प्रमोशन जो थी वो यूटी काडर में थी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू दोनों को ये चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से बात करके एक ही दिन दोनों की प्रमोशंस करते। लेकिन हुआ ये कि डायरेक्टर कश्मीर ने आई थिंक विदाउट कंसल्टेशन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कश्मीर वालों के प्रमोशन ऑर्डर कर दिए। उससे क्या हुआ, जम्मू वालों को ये लगा कि ये हमसे सीनियर हो गए क्योंकि पहले प्रमोट हो गए, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी। बिल्कुल ठीक है। अब ये इसमें डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू का कसूर नहीं है, कसूर है डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर का, जिसने कंसल्टेशन करनी चाहिए थी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से, ताकि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डायरेक्टर जम्मू वाले को भी कहता कि आप भी प्रोसेस स्टार्ट करो, दोनों की प्रमोशंस एक ही दिन करते हैं। ये लूप होल था, ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटी थी। लेकिन इसको एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि जम्मू के डायरेक्टर जो है वो लेट लतीफ रहे और वो कनिंग रहे, जिन्होंने अपने लोगों के लिए पहले ही स्टेप आउट कर लिया। मैंने कहा ना, लेट लतीफ रहे या ना रहे, या रहे भी, जैसे भी आप कहो, लेकिन ये लूप होल जो था, कम्युनिकेशन गैप जो था, वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर के प्रति था। उनको चाहिए था कि वो सेक्रेटरी को कहते कि मैं प्रमोशंस करने जा रहा हूं, तो सेक्रेटरी जम्मू वालों को कहते कि आप भी उसी दिन प्रमोशंस करो। अब हुआ ये कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू ने भी प्रोसेस इमीडिएटली इनिशिएट कर दिया। अब प्रमोशंस के लिए एपीआर एसीआर चाहिए होते हैं, विजिलेंस क्लियरेंस चाहिए होती है, प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग चाहिए होती हैं पुरानी, उसमें टाइम तो लगता है। अब वो 20-22 दिन पहले ऑर्डर हुआ, अब उनका 25 मई को हुआ, मतलब तकरीबन कोई 16-17 दिन पहले। अब डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू ने कल मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के डीपीसी को भेज दिए हैं कल, कि इनकी भी प्रमोशन उसी दिन से की जाए जिस दिन से कश्मीर वालों की हुई है। मेरे पास भी ये लोग आए, मुझे भी इन्होंने मेमोरेंडम दिया, काफी पढ़ी है मेमोरेंडम की भी, और भी लोगों को दिया, एलजी साहब को भी दिया, और हमने मैटर टेकअप किया। मैंने भी किया, रविंदर रैना जी ने भी किया, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से भी किया, और कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से भी किया। तो इनका जो ग्रीवांसेस थे वो ऑलमोस्ट रिड्रेस हो चुके हैं। अब उसकी एक फॉर्मल ऑर्डर निकलना है
जो एक्सपेक्टेड है विद इन 2 वीक्स। इनकी भी प्रमोशन उसी डेट से होगी जिस डेट से कश्मीर वालों की हुई है। जिस तरह से मैंने शुरुआत में बोला कि बड़ी रोचक सी बात है कि जम्मू की आवाज़ बुलंद करने वाले को उसका हर्जाना ज़रूर देना पड़ता है। इसमें भी बड़ी रोचक सी बात है, आवाज़ जिस व्यक्ति ने बुलंद की, जो इनका प्रेसिडेंट है, जो जगह जगह पे जाके मेमोरेंडम दे रहा है, हमें पता चला है कि कल उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, जम्मू से कठुआ उसे फेंक दिया गया है। तो यानी जो जम्मू की आवाज़ बुलंद करेगा उसे भुगतान जो है वो ज़रूर देना पड़ेगा। देखिए अमित जी, फेंकने वाली बात नहीं है। सुनिए बात एक, ना मैं प्रेसिडेंट के हक में हूं ना मैं खिलाफ हूं, ना मैं डायरेक्टर के हक में हूं ना मैं खिलाफ हूं। मैं कानून की बात कर रहा हूं और डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज की बात कर रहा हूं। पहली बात जो है, ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। जो एक एम्प्लॉय सर्विस में आता है उसको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि कल ये हुआ और कल, अब पता नहीं ये ऑर्डर कल का है कि परसों का है, हो सकता है कल इशू हुआ हो परसों बना हो, जो भी है। लेकिन जो मुझे सुनने में आया है वो अटैच थे, यहाँ पे कठुआ से जम्मू अटैच थे, तो ये ट्रांसफर नहीं है, ये डिटैचमेंट हो सकती है। लेकिन टाइमिंग गलत थी। अब हो सकता है एक दिन मैं टाइमिंग भी ठीक हो सकती है, हो सकता है एक दिन पहले का ऑर्डर हो, इशू कल हुआ हो। अब ये है, लेकिन अब जब आप देखिए, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ बार एसोसिएशन का, जब आप काज प्रोजेक्ट करते हो, ये छोटी मोटी रुकावटें आपके रास्ते में आती हैं। लेकिन बात की हमने भी जहाँ भी करनी थी, इसमें भी कोई इशू नहीं, ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसफर इज एन इंसिडेंट ऑफ सर्विस, इट इज एन एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस। अब सच्चाई क्या है, जो सुनने में आया है कि वो अटैच थे कठुआ से जम्मू, तो अगर कठुआ से जम्मू अटैच थे, ये ट्रांसफर नहीं है, ये डिटैचमेंट हो सकती है। फिर भी उनका फ़ोन भी मुझे आया था कल, मैंने उनको अश्योर किया है कि आपका ग्रीवांस भी रिड्रेस होगा। तो बात ये है कि जो छोटी मोटी डिस्क्रिमिनेशन जैसे भी हुई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी की वजह से, वो ऑलमोस्ट रिड्रेस हो चुकी है। अब देखिए, आप कहते हैं कि जम्मू की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं, हमने आवाज़ बुलंद की, जस्टिस हो गया। देखिए, माइंड सेट सेक्रेटरीट में, कई ऑफिस में अभी भी पुराना है। ठीक, तो हम लोग बैठे हैं इसके लिए, हम लोग बैठे हैं इसके लिए कि कई अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होता है, तो हम यहाँ बैठे हैं लोगों के ग्रीवेंस रिड्रेस करने के लिए, आवाज उठाने के लिए। अभिनव जी, यहाँ पे बैठ के काम नहीं ना चलेगा। इस समय घर घर शराब की दुकान खुल रही है, लोग अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, खुद बोतलें उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं। वहाँ पर कम से कम भाजपा के बड़े नेता नहीं जा सकते, तो जो लोकल लेवल पर कॉर्पोरेटर्स है वो तो जा सकते हैं। शक्तिनगर में बीजेपी का ही कॉर्पोरेटर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, लोग खुद लड़ने पर आतुर है। फिर क्या फ़ायदा बीजेपी का? देखिए, ऐसा है, इसके 2-3 पहलू हैं। सब मैं बार बार कह रहा हूं, रेजिडेंशियल एरियाज में, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज में, किसी के घर के साथ शराब की दुकान खोलना ना ही गैर कानूनी है, बल्कि ये क्राइम भी मैं कहूँगा। रीज़न बीइंग कि ये न्यूसेंस क्रिएट करता है। न्यूसेंस इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स। ठीक। नंबर 2, सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है, अब आपने कहना है कि ये पुरानी बात है, जो भी कहते हैं पुराने जिन्होंने पाप किए वो दो। मतलब बीजेपी कोशिश कर रही है पुराने पापियों के पाप धोने के लिए। पहले देखिए, 228 लाइसेंस 1947 से लेके 2005 तक किसने इशू किए? उसमें से 224 जम्मू में, केवल 4 कश्मीर में। ये किसने इशू किए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इशू किए और कुछ पीडीपी के दौरान हुए, क्योंकि पीडीपी 2002 में कांग्रेस के साथ सरकार में आ गई थी। बीजेपी और पीडीपी की कोएलिशन 2015 में हुई। मैं कहता हूं 2005 के बाद एक भी लाइसेंस इशू नहीं किया हुआ। पहले तो उनके दरवाजे खटखटाए जाएं जिन्होंने ये 228 लाइसेंस में से 224 जम्मू में लाइसेंस इशू किए। अब बात जो दुकानें सिटी में खुल रही हैं बिल्कुल गैरकानूनी है, मैं उनके साथ हूं। यहां तक बैन की बात है, बैन भी इंपोज हो सकता है, देयर कैन बी टोटल इंपोजिशन ऑफ बैन। लेकिन अगर सरकार कहती है नहीं, हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खोलनी है, तो आपको चंडीगढ़ का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जम्मू की तबाही में कुछ डिपार्टमेंट्स का बहुत तगड़ा रोल है। उसमें मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अर्स्टवाइल म्युनिसिपलिटी की बात करूंगा। मतलब रेजिडेंशियल एरियाज में आप हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर से, छंब से स्टार्ट करिए लखनपुर तक, कहीं भी दुकान कोई खोल सकता है। आपके घर के नीचे दुकान खोल सकता है, वर्कशॉप खोल सकता है, आपकी नींद हराम कर सकता है। मास्टर प्लान किस लिए बनते हैं? जोनल प्लान किस लिए बनते हैं? इसलिए बनते हैं ये रेजिडेंशियल एरियाज, ये कमर्शियल एरियाज।
ठीक, वो जम्मू में कंसेप्ट ही नहीं है। लोगों ने भी अपने घर के बाहर दीवार तोड़ के दुकानें खोल ली हैं। अब जब ऐसी इनकरेजमेंट मिलती है, ये देख के इन लाइसेंस जिनको इशू हो उनको भी इनकरेजमेंट मिली। लेकिन मैंने आपको पहले कहा ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। वो आपने कारपोरेटर्स की बात की, देखिए ऐसा होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, लोग जब हीट जनरेट हुई होती है, हीटेड आर्गुमेंट्स और बहस हो रही होती है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि इस टाइम, अब वहाँ के कई बार गुटबाजी भी होती है, तो वो अपने तरीके से ज़रूर बात करते हैं। मेयर साहब के जितने भी कारपोरेटर्स थे, सभी ने मेयर साहब के नोटिस में ये बात लाई है। अब कारपोरेटर्स का हेड कौन है? मेयर। और मेयर के आपने इंटरव्यूज देखे, उन्होंने कहा जी हम टूथ एंड नेल अपोज करते हैं इनको। मेयर सड़कों पे आया है, अगर मेयर खुद सड़कों पे आया है तो इट मीन्स कारपोरेटर्स उनके साथ हैं। तो फिर अभिनव जी ये मान लें, क्योंकि आप भी कहते हैं कि ये गलत है, मेरी श्यामलाल जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा गलत है, मेयर भी कहते हैं गलत है, तो फिर जब बीजेपी पूरी कह रही है कि गलत है, इट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस समय हावी हो चुकी है भाजपा के ऊपर, तो भाजपा सिर्फ हाथी के दांत दिख रही है। देखिए ऐसी बात करना कि भाजपा सिर्फ हाथी के दांत दिखा रही, देखिए श्यामलाल जी के इंटरव्यूज आपने लिए, मेरे लिए, मेयर के लिए, तीनों ने अपोज किया। ठीक, सुनिए ना, जब हम आपको कह रहे हैं दुकानें सारी बंद हैं, कोई दुकान नहीं खुली, हर जगह तहसीलदार गए, दुकानें सील हुई, ये क्यों हुई? लोगों ने भी एजिटेट किया, प्रोटेस्ट किया, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जरूरी नहीं हर चीज आके सिर्फ लीडरी चमकाने के लिए उनके साथ नारे मारना जरूरी है। काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। अब एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स के साथ जस्टिस हुआ, क्या मैं सड़कों पे आया कि मैंने करवाया है? तरीके होते हैं काम करने के। देयर आर वेज एंड मीन्स, विदाउट सीकिंग चीप पब्लिसिटी वर्क्स कैन बी डन, ग्रीवेंसेस कैन बी रिड्रेस्ड। हम तो ये समझते हैं कि सर दो ही चीज़ें होनी चाहिए, या तो क्योंकि जहाँ पर लोग आवाज़ उठाने के लिए काबिल थे वो तो दुकानें बंद हो गई, लेकिन अभी भी कई ऐसी रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं जहाँ पर लोग अपनी शर्म के मारे बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। यदि कानून हो तो समान हो, जहाँ जहाँ पर भी रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें खुली हैं उन्हें फौरी तौर पर बंद करवाया जाए, या फिर यदि आपको इन चीज़ों का परहेज ही नहीं करना तो फिर तो प्रोविजनल स्टोर्स पर लाइसेंस दे दिया जाए। आपको तो रेवेन्यू से जनरेट करना है ना, आप जो टैक्स अभी 18% ले रहे होंगे आप 36% कर दीजिए और प्रोविजनल स्टोर्स पर शराब रख दीजिए, क्योंकि कोई फर्क तो होगा ही नहीं। आप मेरी वाली बात पे आ गए। आप चंडीगढ़ में चले जाइए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को लाइसेंसेस मिले हैं, ग्रासरी शॉपर्स को लाइसेंसेस मिले हैं, ठीक। मैंने वही कहा, ये चंडीगढ़ पैटर्न पे अगर तो एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस देना है सिर्फ शराब के आउटलेट का, तो ये आप कमर्शियल एरियाज आइडेंटिफाई करिए, राइट। अगर आपने आम जगह खोलनी है तो फिर ये ग्रासरी शॉप डिपार्टमेंटल स्टोर्स वालों को जैसे मिलते हैं, ताकि न्यूसेंस क्रिएट ना हो। सपोज एक मोहल्ले में एक दुकान है, सारे ग्राहक वहां जाएंगे। अगर एक मोहल्ले में 50 दुकानें होंगी और सिस्टमेटिकली वो शॉपिंग कम्प्लेक्सेस विद इन कमर्शियल एरियाज में बने होंगे, आपको कोई नहीं दिखेगा कि क्या कौन कर रहा है, ठीक। अब चंडीगढ़ में आप जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सेल होती है, आपको कोई जैम नहीं लगते, कोई रश नहीं लगता, किसी के घर के बाहर दुकान नहीं है। वही कंसेप्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जेडीए को अडॉप्ट करना चाहिए यहाँ पे, ताकि न्यूसेंस भी ना हो, पब्लिक को इनकन्वीनियंस भी ना हो, स्टेट का रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे। लास्ट क्वेश्चन है कि लोगों की इस समय बहुत सी समस्याएं हैं, जिस तरह से बिजली कटौती इस समय लगातार बढ़ रही है, लोगों को अपनी जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस करने के लिए स्पेस नहीं मिल पा रही। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इस समय एडवाइजर्स बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल एडवाइजर्स की जो एक नई व्यवस्था है उसे सुचारू किया जा सके, क्योंकि हर जगह रिजल्टमेंट दिखाई दे रही है। कल गुलचैन सिंह चाड़क को जिस तरह से पब्लिक एक गुस्से का सहना पड़ा, उससे पहले कविंद्र गुप्ता और विक्रम रंधावा को सहना पड़ा, तो लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड और अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक नया स्ट्रक्चर खड़े करने की आवश्यकता है? जम्मू कश्मीर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। देखिए अमित जी, सच्ची बात होती है वो कड़वी होती है, और कड़वी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उसी का फायदा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? एलजी साहब से लेके चपड़ासी तक, राइट। चपड़ासी मेरे रिश्तेदार भी होंगे, क्लर्क मेरे रिश्तेदार भी होंगे, आपके भी होंगे, गेस्टेड ऑफिसर भी होंगे, इसी को वही एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। अब आप बताइए, आपका भाई या मेरा भाई, आपके चाचे का बेटा या मेरे चाचे का बेटा, आपका साला या आपका कज़न सरकार में अगर सरकारी मुलाजिम है,
तो एडमिनिस्ट्रेशन वही चला रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे उसमें बीजेपी का कसूर है। कारण ये है, देखिए हमारी जम्मू कश्मीर में हर एक को सरकारी नौकरी चाहिए। जब वो अनएम्प्लॉयड होता है वो कहता है मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। सच पूछिए, सरकारी नौकरी हम जनता की सेवा करने के लिए लेने के लिए दौड़ लगाते हैं या अपनी फैमिली चलाने के लिए? सरकारी नौकरी का असली मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। जनता की सेवा करने के लिए सरकार आपको कुर्सी देती है, महीने की तनख्वाह देती है और फैसिलिटीज देती है। ठीक, अब आप बताइए, अगर सरकारी वर्किंग कल्चर हमारी जम्मू कश्मीर में नहीं था 370 से पहले, उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? अब मैं बात करूं सच्चाई की, कोविड में कितनी शिकायतें हुई, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है। अब 3 दिन हुए टेम्परेचर बढ़े हुए, बिजली गुल। ठीक, मेरे जैसा इंसान जो अप्रैल से लेके कम से कम सितंबर तक इस ऑफिस का 5 या 6 हज़ार पर मंथ बिल देता है और घर का 4 या 5 हज़ार रुपया, मतलब 10-11 हज़ार रुपया बिजली का बिल देता है और 7 से 8 लाख रुपया साल का टैक्स देता है, क्या मेरा राइट नहीं है 24/7 मुझे बिजली चाहिए, मुझे अच्छा हॉस्पिटल चाहिए? अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा होता तो मेरी मेडिकल इंश्योरेंस भी होना था, मुझे 24/7 लाइट भी मिलनी थी। लेकिन बदकिस्मती से हम हिपोक्रेट सोसाइटी में रह रहे हैं। हर चीज वीआईपी को मिलती है, हर चीज वीआईपी को मिलती है, क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं, मेरे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार, वर्किंग कल्चर नहीं है। उनके वर्किंग कल्चर नहीं होने की वजह से आज ये पीडीडी की हालत, ये मेडिकल की हालत है। तो हम जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? भाजपा को या एडमिनिस्ट्रेशन को? एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? जो लोग, देखिए, जो बिजली विभाग में मुलाजिम हैं उनके रिश्तेदार भी चला रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी चला रही हैं। क्या उन्होंने कभी अपने घर वाले या अपने भाई को कहा कि आप पीडीडी में हो, कितनी ईमानदारी से काम करते हो? आपके घर, कोठियां आपकी प्लेशियल हैं, बिल्कुल चमक रही हैं, लेकिन बिजली की तारें देखिए। ठीक, ये बिजली विभाग भी सिर्फ कैजुअल और नीड बेस्ड एम्प्लॉइज के सर पे चल रहा है। वो भी कोई पोल से गिर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक से मर रहा है। मुझे बड़ा कम, जब कभी इमरजेंसी होती है, पब्लिक ह्यू एंड क्राई होता है, तो कोई जूनियर इंजीनियर या एई कभी ना कभी कभार कहीं स्पॉट पे मिलता है। तो इसमें कसूर भाजपा का नहीं है, इसमें कसूर हमारी सोसाइटी का है। हम ईमानदारी से काम नहीं करते। देखिए, मैंने कहा सच्ची बात कड़वी होती है, कई लोग इससे मेरे से नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। नहीं, पार्टी वाले क्यों नाराज होंगे? पार्टी वाले क्यों नाराज होंगे? मैं बताऊंगा अभी। देखिए, सच्चाई ये है कि हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करेंगे, जनता की सेवा होगी। अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जनता जो है उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आपने बोला कि बिजली जो है वो इस समय सुचारू रूप से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के में ये वादा किया गया था कि जब निजीकरण इस बिजली का किया जाएगा, जो कि खासकर जम्मू और श्रीनगर के शहरों में इस समय डिजिटल मीटर लग चुके हैं, जो कि भारी भरकम इस समय किराया दे रहे हैं, कम से कम उनको तो 24 घंटे बिजली ज़रूर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वो पिछले करीब 2 सालों से नए प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंग वो बिजली का बिल जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन आलम यह है कि अभी तक भी बिजली जो है वो सुचारू रूप से नहीं करवा पाए। जी, पब्लिक को भी चाहिए। देखिए, ट्रांसफार्मर्स जलते हैं, फिर उनकी रिप्लेसमेंट होती है। आप बताइए, अगर एक लोकेलिटी में उस लोकेलिटी के जो कंज्यूमर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स, उन्होंने फर्ज करो 1000 किलोवाट लोड है डिस्क्लोज किया है, लेकिन कंज्यूम हो रहा है 2000, उसमें डिपार्टमेंट को भी कोई कसूर नहीं है। हमें भी ईमानदारी से अपना लोड डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके सुचारू रूप पे आपको बिजली की सप्लाई मिलेगी। लेकिन उसमें भी ये कहा गया था कि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स गली में लगाए गए हैं, जब भी ज्यादा लोड होगा तो वहां पर वो डिप कर जाएगा, लेकिन डिप नहीं हो रहा, ये आग बस्ट हो रही है। लोड डिस्क्लोज करना पड़ेगा जी, कि मैं कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूं। अगर एक लोकेलिटी में डिस्क्लोज्ड जो है लोड है 230 किलोवाट और ट्रांसफार्मर लगा है 250 का, तो ठीक है। डिस्क्लोज 230 है, कंजम्पशन 540 है, तो ट्रांसफर टेक्निकल तो उसका है ना, बाहर एक जो करता है गलती उसके बाहर उसी को सफर करना चाहिए। अब पुराना सिस्टम चल रहा है, उसको बदलने में कितना टाइम लगेगा? अब ओवरनाइट तो ये सब कुछ होगा नहीं, इसलिए
लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और वर्किंग कल्चर भी इंप्रूव करने की दोनों करने पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल बिजली विभाग के लिए भी है कि आपने निजीकरण करके लोगों पर बोझ तो डाल दिया गया है, लेकिन यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपने जो सरकारी तंत्र है उसमें से उस लूपहोल को कितना दूर किया है। आज यदि डिपार्टमेंट से पूछना चाहेंगे कि आप पीएचई का कितना भुगतान अभी तक पीडीडी को लेना बाकी है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कितना भुगतान इस समय पीडीडी को लेना है, तो वो शायद कई 1000 करोड़ होगा। शायद यदि वो ही वापस कर दें तो जम्मू कश्मीर की जनता पर देने वाला बोझ जो है वो कम हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, ये सारा जो तंत्र खराब हुआ पड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ पड़ा है, और ये बड़ी ही मैं तवज्जो देना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी हम इस तरह के सवाल कहीं भाजपा के बड़े नेताओं से पूछते हैं तो अक्सर बड़े नेता यही कहते हैं कि नहीं हम ठीक करवा देंगे, और खासतौर से रविंद्र रैना जी से बात की जाए वो हमेशा से ये हौसला जम्मू कश्मीर की जनता को दिलाते हैं कि वो सब कुछ ठीक करवा देंगे। लेकिन काबिल तारीफ है कुछ ऐसे नेताओं पर, जिसमें से श्यामलाल शर्मा जी हो गए, सुनील सेठी जी हो गए, अभिनव शर्मा जी हो गए, जो कि मानते हैं कि इसमें गलती किसकी है, और ये मानना पड़ेगा भाजपा नेताओं को कि उन्हें ये हाथ खड़े करने पड़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं बात नहीं मान रही है, क्योंकि यदि अपनी गलती मानेंगे तो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि जो केंद्र सरकार ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार के तहत जम्मू कश्मीर की जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है, उसमें असल नहीं है। एक लोकतंत्र में बहाली करते हुए इसे यूटी से तब्दील करके कुछ पॉलिटिकल राज लाना पड़ेगा, ताकि हम आस पड़ोस के जो हमारे नेता हैं उनकी हाथ पकड़ सकें कि हमारी समस्याओं से निजात दिलवाई जाए, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एडवाइजर जो है वो घर घर जाकर अपनी लोगों की समस्याओं को उच्चार जो है वो कर सके। आपने रेफरेंस दिया रविंद्र रैना जी को, देखिए आपने श्यामलाल जी का नाम लिया, सुनील सेठी जी का लिया, मेरा लिया। कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके नोटिस में नहीं लाते। एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स के इशू पे मेरी और रविंद्र रैना जी की 2.5 घंटे मीटिंग हुई, तब जाके ये इशू रिजॉल्व हुआ। सीएएसएफ के इश्यूज पे बेशक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, डे टू डे बात होती है। माइनिंग के इशू पे परसों हमारी मीटिंग हुई, एक्साइज के इशू पे परसों मीटिंग हुई। एक एक चीज उनके नोटिस में है, लेकिन हर चीज का काम करने का एक तरीका होता है, उसमें टाइम लगता है। इस पे एक्सरसाइज चल रही है। मेरा सिर्फ कहने का ये मंत्र है कि आप मान जाते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। रविंद्र जी कभी मानते नहीं है, वो कहते नहीं हो जाएगा। उन्होंने टोल के लिए दावा किया था कि मैंने चिट्ठी लिख दी, आज तक टोल चल रहा है। फॉल्स क्लेम्स करना मेरे ख्याल से गलत है। क्लेम्स वाली बात नहीं, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। आप रविंद्र रैना जी जब भी कोई बात करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा, वो आगे हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और हम लोग भी उनको असिस्ट करते हैं। ये एक काम करने का तरीका है भाजपा का। चलिए मानेंगे, उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से भाजपा मान रही है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय हावी है, वो भाजपा भी मानती है और जनता भी मानती है। केंद्र सरकार तक ये बात कैसे और किस तरह से पहुंच पाती है वो हम बीजेपी के नेताओं पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि यही जो है वो एक मीडियम है जम्मू कश्मीर की जनता और केंद्र सरकार पर। अभिनव जी आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, और तारीफ करूंगा कि आप जो चीज़ होती है सच्चाई से मानते हैं कि ये चीज़ जो है वो लूपहोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जुड़ रहे हैं वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।